ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जहाँ पर एक वुमन उसे अप्रोच कर रही थी और किम उस वुमन को अपने आप से दूर जाने के लिए कह रहा था। यही चीज यहाँ पर उस वुमन की ईगो को बहुत हर्ट करती है और वो वहां से जाने के लिए मना कर देती है, ये कहते हुए कि देखो मिस्टर, मैं तब तक नहीं जाने वाली जब तक मेरा काम यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है। और उसी समय उस रूम में एक ब्लू हेयर कलर लड़की मौजूद थी, जो कि यहाँ पर उस लड़की को वहां से भगा देती है। और साथ ही साथ में किम उस लड़की से मदद भी मांगना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उसे पैक करने के लिए बोलती है, बट फिर यहाँ पर वो उसकी मदद जरूर करती है। मॉर्निंग होते ही यहाँ पर किम उस फ्लावर को देखता है और उसे रात की बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कर उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे बता रहा था कि काम तो उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था, सीसीटीवी के थ्रू उस लड़की का पता चल गया था, लेकिन रास्ते में जाते जाते उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो जिंदा नहीं बची है। ये जानते ही यहाँ पर किम के तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारी जेनी को, और ये सीन होता है 2 साल के बाद का, जहाँ पर जेनी नॉर्मली मीट शॉप में काम कर रही होती है और वो समय अपने कस्टमर से झगड़ रही थी प्राइजेस को लेकर। इतने में यहाँ पर किम अपने सभी कार्ड्स एंड असिस्टेंट के साथ आ जाता है, जहाँ पर फाइनली उन्होंने उस लड़की को ढूंढ निकाला था, विच मीन्स जेनी को। अब उस कार एक्सीडेंट के बाद में यहाँ पर जेनी को अपनी पिछली चीजों के बारे में कुछ भी नहीं याद होता है। वही दिन से यहाँ पर वो लोग जेनी को देखते उसे पहचान जाते और उसके पास चले जाते। जेनी इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर डर जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ढेर सारा डिस्काउंट भी दे सकती हूँ, लेकिन अपने बॉडीगार्ड से कहो मुझसे दूर हटे। वो बॉडीगार्ड से यहाँ पर से तुरंत ही चेंजिंग रूम की ओर लेकर चले जाते, जो उन्होंने वहां पर ऑन द स्पॉट बनाया होता है। जेनी का कपड़ा एंटायरली चेंज हो जाता है एक वेडिंग ड्रेस में, बिकॉज आज ही के आज वो दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं। तब यहाँ पर वो उससे कहने लग जाते कि आखिर तुम हो कौन और मैं तुमसे शादी क्यों ही करूं। तब यहाँ पर किम उससे अपना नाम बताता है। जेनी वो नाम सुनते ही हैरान हो जाती है। वो कहते कि तुम तो बड़े अमीर निकले और तुम वही हो ना जिसके पीछे यहाँ पर पूरी लड़कियां पड़ी हुई है। लेकिन रही बात शादी की, वो तो मुझे सोचना पड़ेगा। किम उसे यहाँ पर पैसे दिखाने लग जाता है, जो कि मंथली 5 मिलियन होते हैं। ये देखते ही यहाँ पर जेनी तो तुरंत ही रेडी हो जाती है और किम उसे एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है। पर जेनी कहती कि नहीं, इसमें सोचने वाली बात कौन सी है। इतने सालों से मैं यहाँ पर ये काम करती आ रही हूँ और अब मैं सचमुच थक चुकी हूँ। थोड़ी तो जिंदगी मैं भी जीना चाहती हूँ। एंड ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट आकर किम को बता रहा था कि हम अभी भी श्योर नहीं है कि वो वही लड़की होगी या फिर नहीं होगी, बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी तो शायद से ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और हमें यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। तब यहाँ पर किम कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, शादी के बाद ऐसे भी यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि हम राइट ट्रैक पर है या फिर नहीं है। उतने में यहाँ पर जेनी कम्प्लीटली रेडी होकर आ जाती है, जहाँ पर किम उससे देखता रह जाता है और फिर वो लोग शादी की शुरुआत कर लेते हैं। वही दूसरा जैसे ही वो लोग यहाँ पर उस रूम में एंटर करते, तब यहाँ पर तो जेनी को एक सरप्राइज मिलता है, जो कि एक और ब्राइड होती है। सभी के सभी आए हुए गेस्ट दो दो ब्राइड्स को देखकर यहाँ पर हैरान थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस न्यू कमर यानी कि जेनी की सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है। उस समय जैसे यहाँ पर वो लोग स्टेज पर जाते हैं, डेज़ी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जेनी उसे कहती कि देखो, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। डेज़ी बोलते कि वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मेरी और किम की शादी होने वाली है, जो कि बहुत पहले से ही फिक्स हो चुकी थी। तो फिर प्लीज अपना ये सामान बांधो और यहाँ से निकल पड़ो। तब यहाँ पर जेनी कहती कि नहीं, मेरी शादी होगी मेरे हस्बैंड से, ना कि तुम्हारी। और तुम होती कौन हो डिसीजन लेने वाली। ये सारी बात सुनते ही यहाँ पर आपस में गेस्ट बात कर रहे होते, बिकॉज उन्हें भी पता है शुरुआत से शादी यहाँ पर डेज़ी के साथ में फिक्स हुई थी और अब अचानक से आकर यहाँ पर ये लोग चीजें चेंज कर रहे हैं। तो वो सभी लोग यहाँ पर जेनी को मिस्ट्रेस बुला रहे होते। जेनी सोचते है कि ये सब कुछ मैं किम के ऊपर डाल देती हूँ और उसे कहने लग जाते कि हस्बैंड, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, हम इतने सालों से साथ में रहे हैं, तो फिर अब ये नई लड़की कौन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद में यहाँ पर इसके पहले कि किम कुछ बोल पाए, तब तक यहाँ पर अंकल और आंटी आ जाते, जो कि आते ही यहाँ पर जेनी के कम्प्लीटली अगेंस्ट चले जाते, ये कहते हुए कि जरूर यहाँ पर इस लड़की ने हमारे किम को फंसाया होगा और उसे ब्लैकमेल किया होगा, डराया होगा और धमकाया होगा। तब यहाँ पर जेनी उन पर चिल्लाने वाली थी, बट किम उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसके अंकल और आंटी है, वो भी बड़े वाले। जिसके बाद जेनी यहाँ पर उनसे बड़े प्यार से बात करते हुए
उन्हें एक्सप्लेन करते कि देखिए, मैं यहाँ पर किम के पीछे नहीं पड़ी थी, मैं तो एक नॉर्मल सी मीट सेल करने वाली लड़की हूँ। माना कि यहाँ पर किम बहुत रिच है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, वो डेली मेरे शॉप पर यहाँ पर मेरी मीट्स लेने आया करता था। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर किम ने मुझे कन्फेशन भी किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 99 टाइम्स, जहाँ पर तब जाकर मैंने उसे शादी के लिए हाँ कहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर लड़का इतना डेडिकेटेड है, तो लड़की यहाँ पर ना कैसे बोल सकती है। और ऐसी बातें कर 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 वो ढेर सारी हाइपर वाली बातें कर देती है, जो कि सच होती भी नहीं है। कि मुझसे कहने लग जाता कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही कहानियाँ बना रही हो। जानी बोलती कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। फिर वो आगे ऐड ऑन करती, वो उन्हें बता रही होती कि बस इतना ही नहीं, किम ने तो यहाँ पर 7 दिनों तक खाना भी नहीं खाया था, ना ही पानी पिया था। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था 99th टाइम। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद जब उसने मुझे आखिरी बार प्रपोज किया, तब मैंने सोचा कि ठीक है, किम भी यहाँ पर मेरी लाइफ का लवेबल पर्सन है, जिसके साथ अब मैं लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। ऐसा स्टोरी बताकर वो खुद रोना शुरू कर देती है, ऐसे भी यहाँ पर वो स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो। उस दौरान तो यहाँ पर लाइट वाला लाइट्स बंद कर देता है और एकदम ही रोमांटिक माहौल क्रिएट कर देता है, जहाँ पर जेनी और किम अपना डांस परफॉर्मेंस दे रहे होते। एक ऐसा परफॉर्मेंस जहाँ पर वो दोनों खुद ब खुद ही एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग घुल मिल जाते। लेकिन जैसी लाइट्स ऑन होती वैसे वो लोग आ जाते अपने रियल सेल्फ में। डीजी को यहाँ पर गुस्सा आता है कि आखिर तुम्हें इतना रोमांटिक गाना बजाने की अचानक से क्या ही जरूरत थी। तो वो टेक्नीशियन माफी मांगना शुरू कर देता है। वही दूसरे यहाँ पर सारे अंकल एंड आंटीज थे किम के, जो कि यहाँ पर कह रहे होते कि अब जब किम की यही आखिरी इच्छा है, तो फिर हम यहाँ पर उसकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। ऐसे भी शादी उसी से करनी चाहिए जिससे आप लव करते रहेंगे। एंड फाइनली वो लोग इस शादी को अप्रूव कर देते, जहाँ पर जेनी किम से कहते कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी एक्टिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से ये सब कुछ हो पाया है। लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो कि डिसएग्री कर रहे होते हैं। एंड फिर यहाँ पर किम जेनी से कहने लग जाते कि क्यों, अब तो तुम्हें यहाँ पर ज़रूर डर लग रहा होगा। जेनी कहती कि नहीं, मैं क्यों डरूंगी, मुझे यहाँ पर तो इन सभी चीज़ों के पैसे मिल रहे, डरना तो तुम्हें चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारी रियल फैमिली है। ग्रैंडपा आकर यहाँ पर किम पर चिल्लाने लग जाते, ये कहते कि ये शादी हर किस नहीं हो पाएगी। एंड यहाँ पर डेजी होती है, जो ग्रैंडपा से कहते कि अब आपको मेरे लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। और ग्रैंडपा कहते कि जरूर, क्यों नहीं। वो किम को यहाँ पर ऑलरेडी वार्निंग दे देते और समझा भी देते कि तुम भी बता और सबको भी, इस फैमिली में मेरे परमिशन के बिना कोई चीज नहीं होती, एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो ये शादी तो यहाँ पर बहुत ही दूर की बात है। किम मना कर देता है, ये कहता है कि शादी तो यहाँ पर वो जेनी के साथ ही करेगा। और तब यहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से में उसे छड़ी से मारने वाले थे, पर यहाँ पर जेनी उस छड़ी को अपने हाथों में पकड़ लेती है एंड यहाँ पर मना करने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि लगता है अब यहाँ पर तुम्हें भी मार खाना पड़ेगा किम के साथ साथ। जेनी मना कर देती है और कहती है कि मैं मार खाने के लायक तो नहीं हूँ। उसके एक्शंस को देखते सभी लोगों को लगने लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। और आंटी अंकल सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे फैमिली के एंटिंग्स के अकॉर्डिंग अगर तुम प्रेग्नेंट हो और फिर बाद में तुम शादी कर रही हो, तो ये सबसे बुरी बात है। डेजी भी यहाँ पर इस चीज को लेकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम तो एक घर की बहू बनना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो, शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। तब यहाँ पर जन्नी बोलती कि मैंने कब कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डेजी बोलती कि तो फिर नाटक तो ऐसे कर रही हो कि जैसे तुम प्रेग्नेंट हो, तो सबको तो लगेगा ही ना कि तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट हो। जेनी बार बार बचती है, बिकॉज वो प्रेग्नेंट वाला शब्द बोलने के कुछ सेकेंड से दूर थी। लेकिन तब तक अंकल आंटियों ने मिलकर डांटना शुरू कर दिया, इसलिए उसने वो वर्ड बोला ही नहीं अपने मुंह से। यहाँ पर तो जेनी का दिमाग बहुत ही स्पीड से चलता है। जेनी तो बता भी देती है कि वैसी बात नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, असल में मुझे यहाँ पर एक डिजीज है जो कि कभी क्योर नहीं हो सकती। ये सुनते सभी लोग हैरान हो जाते। जेनी ऐसे भी झूठ नहीं बोल रही, उसे नाइट ब्लाइंडनेस जरूर है, लेकिन वो क्योरेबल डिजीज है। वही दूसरे यहाँ पर वो उन सभी लोगों को बता रही होती कि बस 1 साल, उसके पास 1 साल है अपनी लाइफ को जीने के लिए और अपने लवेबल पर्सन के साथ स्पेंड करने के लिए। 1 साल बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। डीजी बोलते कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरीके से नाटक करोगी और ग्रैंडपा हाँ कह देंगे, अग्री कर लेंगे। और ग्रैंडपा आई अग्री बोल भी देते, जहाँ पर डेजी के तो होश उड़ जाते। एंड फाइनली उन दोनों की मैरिज खत्म हो जाती है। वही दूसरा हम यहाँ पर उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर किम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था फील्ड में एक बार फिर से आने के लिए। एंड यहाँ पर उस पर्सन के पास वो ब्लू कलर का रोज का पेंडेंट था, वही पेंडेंट जो कि यहाँ पर मॉर्निंग में किम के पास था। इसके बाद में फाइनली यहाँ पर वो लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं।
उस घर को देखते यहाँ पर जेनी कहने लग जाती है कि ये घर है या फिर कोई हॉरर घर जिसने यहाँ पर सालों पहले इस घर को छोड़ दिया, ऐसा टाइप का व्यू दे रहा है ये घर। तब यहाँ पर किम उससे बताते कि देखो, डरने की जरूरत नहीं है, ये घर यहाँ पर मेरे पूर्वजों का है, और ऐसे भी एक दिन हमें यहाँ पर आकर रहना ही था, तो अभी से हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। उस समय वहां पर बॉडीगार्ड आकर उन्हें वेलकम करता है, और वही बॉडीगार्ड चाकू से किम के ऊपर वार करने वाला था, बट किम तो यहाँ पर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। जेनी ये सब कुछ देखकर डर जाती है एंड कहती कि अपने खुद के घर में अपनी ही बॉडीगार्ड से तुम्हें सेफ्टी प्रोवाइड नहीं हो रही, तो मेरी सेफ्टी का क्या होगा। एक काम करो, तुम यहाँ पर रुक जाओ और मैं चली जाती हूँ, हम आपस में मिल लिया करेंगे दिन में एक दो बार। लेकिन यहाँ से कि मुझे जाने नहीं देता। वो उससे कहते कि देखो, अगर अपनी सेफ्टी चाहती हो तो मुझसे जितना क्लोज रहोगी उतना बेटर है। वही दूसरे यहाँ पर तो ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते, वो भी उससे फाइट करने के लिए, जहाँ पर कि एक एक को अच्छे से मजा चकाता है। और इस फाइट के बीच में तो रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होता है उन फ्लावर्स की वजह से। और फाइनली यहाँ पर सभी बॉडीगार्ड्स मारे जाते हैं। वहीं दूसरा बार हम यहाँ पर देखे, जैसे वो लोग घर के अंदर जाने लग जाते, हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते जिसे हमने यहाँ पर वेडिंग में उसकी आवाज सुनी थी, और वो वही पर्सन था जो कि यहाँ पर किम का थर्ड अंकल होता है। तब यहाँ पर वो उन्हें वेलकम करने लग जाता है, पर जेनी को ऑलरेडी यहाँ पर उसके अंदर से वियर्ड वाइब्स आने लग जाती है। तब किम उसे यहाँ पर अपने अंकल से डरने के लिए मना करता है। जिस हिसाब से अंकल और किम आपस में एक साथ बात कर रहे थे, साफ साफ समझ आ रहा था कि किम के बीच और अंकल जाओ के बीच कुछ ना कुछ तो तान बान जरूर है। जाओ से कहने लग जाते कि तुम जाकर आराम कर लो, जब ग्रैंड पाएंगे तब से यहाँ पर ग्रैंड भी आ जाते हैं, जो कि जाने को पता होता है कि मेड तुम्हें तुम्हारे रूम तक लेकर जाएगी। और उस समय यहाँ पर वो किम को अपने ऑफिस कैबिन में बुला लेते, जहाँ पर जेनी ग्रैंड के जाने के बाद किम को ऑल द बेस्ट बोलती रहती है। किम कहते कि देखो, मैं मेरी चीज़ों को हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम प्लीज यहाँ पर किसी के भी साथ कोई मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू मत कर देना, चीजें मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। और उस समय यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसकी ग्रैंडमा का, जो कि उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुमने यहाँ पर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, वो भी मुझे बताए बगैर। तुम्हें पता भी है कि शादी कितनी बड़ी चीज होती है। यहाँ पर जानी अपनी ग्रैंडमा को शांत करवाती है एंड कहती कि देखिए, इन सब के पीछे रीजंस है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा को एक्सप्लेन करती कि देखिए, इस शादी के बदले मुझे यहाँ पर ढेर सारे पैसे मिले, जिन पैसे से हम यहाँ पर हमारे डेब्ट्स और लोन्स को चुका सकते। ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है कि पैसे के लिए तुमने यहाँ पर अपनी बॉडी को सेल कर दिया। जेनी कहते कि ग्रैंडमा, बॉडी सेल नहीं किए, बहुत ही डिसेंट जॉब टाइप है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आपकी हार्ट सर्जरी भी करवा सकते। बाकी की बातें मैं आपसे बाद में करती हूँ, बिकॉज घर पर ढेर सारे लोग जा रखे। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उस वीडियो कॉल को एंड कर देती है। इतने में यहाँ पर जेनी को सेंस होता है कि ऐसे कोई तो पीछे से उस पर अटैक करने आ रहा है, तो वो उस पर्सन के ऊपर पहले अटैक कर देती है। और फिर उसे पता चलता है कि ये तो यहाँ पर उसका छोटा भाई वैन है, जिससे वो यहाँ पर माफी मांगने लग जाती है। वैन जब यहाँ पर उसे उठाने के लिए कहता है, तो वो उसे उठा ही नहीं पा रही थी। वो उसे कहते कि माफ करना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी वीक वुमन हूँ, पर तुम ऐसे भारी भरकम इंसान को कैसे उठा सकती हो। वैन कहते कि अच्छा, और अभी जब मुझे यहाँ पर उठा के तुमने पटका, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। तब वो यहाँ पर स्माइल करते हुए उसे कहते कि माफ करना, वो तो बस इम्पल्सिवनेस में हो गया, मुझे मेरा ध्यान ही नहीं था। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे पूछ रहा था कि आखिर तुमने ये शादी यहाँ पर क्यों की है। तब यहाँ पर जानी बताने लग जाती कि इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर किम को पसंद करती हूँ, और किम भी मुझे बहुत टाइम से पसंद करता आ रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर वैन सोचने लग जाती कि लव तो बस एक बहाना है, किम अमीर है इसलिए उसने शादी की होगी। और इस वजह से यहाँ पर वो उसे 1 मिलियन का चेक देता है एंड कहता है कि इस घर को छोड़ देना। जेनी यहाँ पर और 1 मिलियन का चेक लेकर खुश हो जाती है। यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रही होती है उसे इतना बड़ा तोहफा देने के लिए। और वही दूसरा वैन यहाँ पर ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता है, ताकि यहाँ पर वो जेनी की रेपुटेशन को भी डाउन कर दे। जिसके बाद अगर जेनी छोड़कर भी जाती है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर किम का ही नाम खराब होगा। जिसके बाद यहाँ पर जेनी उसे वाइन के लिए भी थैंक यू बोलती है। और तब तक यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जहाँ पर जेनी ग्रैंडपा के लिए वाइन लेकर चली जाती है, ये कहते हुए कि वाइन स्पेशली यहाँ पर वैन ने मेरे लिए लाया था, बट आप भी इसे टेस्ट करके देखिए। और अब वैन को तो पता ही था कि अगर ग्रैंडपा ने पिया तो फिर ग्रैंडपा समझ जाएंगे कि मैंने इस वाइन के साथ में छेड़खानी की है। तो वो यहाँ पर जेनी को दूर हटाने के लिए जाता है, बट यहाँ पर गलती से वो ग्लास उसी के मुंह पर गिर जाता है। वही दूसरे बात में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर वैन इल्जाम लगाने लग जाता है सभी चीजों का जेनी के ऊपर। जेनी कहते कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया,
तुम भी मुझसे ग्लास छीनने के लाए थे, तो गलती से वो गिर गया, जिसमें तुम्हारी भी गलती है। एंड इतने में यहाँ पर वो सभी को बताने लग जाता है कि जेनी एक गोल्ड डिगर है, वो यहाँ पर सिर्फ पैसे की लाई है। मैंने उसे 1 मिलियन का चेक ऑफर किया घर से जाने के लिए, तो उसने उस चेक को एक्सेप्ट भी कर लिया। जेनी यहाँ पर वैन से कहती कि झूठ क्यों बोलते हो, तुमने तो कहा कि वो गिफ्ट है, और अब यहाँ पर अगर मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे गिफ्ट देगा, मैं उसे ना कहूंगी तो वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, इसलिए गिफ्ट के तौर पे मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। एंड वही दूसरे यहाँ पर वैन चिल्लाने लग जाता है, और यहाँ पर वो जाओ को कहता है अपने अंकल को उसका साइड लेने के लिए, पर यहाँ पर जाओ ग्रैंडपा के सामने कुछ बोल नहीं पाता। वो वैन से कहता है कि देखो माना वो तुम्हारे सिस्टर इन लॉ है, लेकिन इस तरीके के मजाक ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर दूसरी ओर यहाँ पर वो तो किम को भी वार्निंग दे रहा होता है चीजें यहाँ पर स्मूथली रन करने के लिए। वही दूसरा में यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस ब्लू हेयर वाली लड़की को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि जेनी थी। और जेनी को यहाँ पर उस अंकल जाओ ने ही पैसे दिए थे उस दिन वो सारा काम करने के लिए। अब अंकल को यहाँ पर डाउट यही होता है कि क्या इस लड़की को कुछ याद नहीं है, या फिर बस ये नाटक कर रही है। जब यहाँ पर वो कमरे के अंदर आती है तब वो उस चेक को छुपा रही थी, बिकॉज उसे पता है कि किम अब यहाँ पर इस पर गुस्सा करेगा या फिर उससे वो चेक छीन ही लेगा। और वो ठीक यहाँ पर ऐसे करता है, वो जेनी पर गुस्सा भी करता है और इस चेक को छीन लेता है। जेनी कहते है कि देखो इस चेक को मैंने यहाँ पर अपनी मेहनत से अर्न किया, तो फिर तुम इसे नहीं ले सकते। तो वो उसे कहने लग जाता है कि मैं कहाँ इसे खर्च करने वाला हूँ, मैं इसे अपने पास रखूंगा और टास्क कंप्लीट होने पर तुम्हें दे दूंगा। और वो चेक लेकर वहां से चला जाता है। वही दूसरा जब यहाँ पे वो नानी चला जाता है, तब जेनी उसके पॉकेट में उस चेक को नोटिस करती है और सोचती है कि पहले मैं यहाँ पर पैसे ले लेती हूँ, बिकॉज ग्रैंड माँ के बिल्स भी तो पे करने, बाद में का बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब वो लेने वाली थी उतने वहाँ पर किम आ जाता है, जो आती है उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आगे आने वाला था तब तक वो उसी के ऊपर गिर जाता है और दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर किम को सिर्फ और सिर्फ उसके वेस्ट के बर्थ मार्क को देखने से मतलब था, जिसके ऊपर यहाँ पर या तो वो बर्थ मार्क हो सकता है या तो टैटू, जो कि रेड स्टार का था। वो देखते यहाँ पर किम समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है। अंजनी उठकर यहाँ पर उसमें चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, किंतु मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। वो उसे समझाता भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जेनी उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानती। एंड तब यहाँ पर दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिस चक्कर में उसका टॉवल नीचे गिर जाता है और जेनी चिल्लाकर वापस से उसे थप्पड़ मारती है। बाहर यहाँ पर इन दोनों की आवाज़ों को सुनकर ग्रैंडपा खुश थे कि अब उन्हें यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रैंड चिल्ड्रन देखने मिलने वाले हैं। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर वेन उस निशान को देखती कहने लग जाता है कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर वेडिंग नाइट कुछ ज्यादा ही अच्छे से गई है। अब किम को पता होता है कि वेडिंग नाइट में एक्चुअली हुआ क्या था। जेनी ने तो यहाँ पर उसका गला दबा कर ही रख दिया था, इतना कि ऑलमोस्ट उसकी सांस और उसकी हार्ट बीट रुक ही चुकी थी। वो तो यहाँ पर भगवान की वजह से बच गया, इसलिए वो गॉड को अभी तक थैंक यू बोलते आ रहा है। जेनी जैसे इस मोमेंट को याद करती है, वो यहाँ पर किम की तरफ देखकर उसे इशारे में माफी मांगने लग जाती है। वही दूसरा इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है, जो आकर यहाँ पर उसे पाइनएप्पल जूस सर्व करती है। और ये सब कुछ यहाँ पर जा के ऑर्डर देने पर हुआ जाता है, बिकॉज यहाँ पर जा पता करना चाहता था कि जेनी वही लड़की है ब्लू हेयर वाली या फिर कोई और, बिकॉज उसे अच्छे से याद है कि कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर ये सेम है या फिर नहीं, इसी बात की सच्चाई जानने के लिए वो यहाँ पर उसे पाइनएप्पल जूस सर्व करता है, क्योंकि यहाँ पर पाइनएप्पल जूस से उस ब्लू हेयर वाली लड़की को एलर्जीज थी, विच मीन्स अगर जेनी उसे पीती है तो फिर यहाँ पर उसे भी एलर्जिक रिएक्शन जरूर होगा। पर जेनी यहाँ पर बहुत स्मार्ट थी, यहाँ पे वो जाओ की तरफ देख रही थी और समझ जाती है कि इस जूस में जरूर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पर ये जूस दे देती है किम को, ये कहते कि कल रात तुमने बहुत मेहनत की और इसे एज ए रिवॉर्ड पी लो। जिसके बाद यहाँ पर जेनी पीती भी नहीं है और वो किम पी लेता है। वही दूसरा अब आज यहाँ पर जेनी को मिलने वाला एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स, जिस गिफ्ट्स के बारे में सोचकर यहाँ पर बहुत खुश हो रही होती है कि उसे एक्सपेंसिव बैग, कार, घर, कपड़े सब कुछ मिल सकता है। इतने में वहां पर किम आ जाता है, तो वो किम से कंफर्मेशन करते कि देखो ये सारे जो गिफ्ट्स मुझे मिल जाए वो मेरे ही रहेंगे ना, या फिर तुम बाद में यहाँ पर इन्हें वापस ले लोगे। किम कहते कि नहीं नहीं, वो तुम्हारे यूज के है, तो वो तुम्हें बिलोंग करते हैं, जो कि तुम तुम्हारे पास रखोगी, मैं क्यों नहीं लूंगा। एंड इतने में यहाँ पर एक ब्रीफ के साथ जाता है। जेनी को लगता है कि अब उसके अंदर पैसे होंगे, बट नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर इसके अंदर नाइफ रखे हुए थे, अलग अलग टाइप के, बिकॉज यहाँ पर जेनी का मेन वर्क होता है मीट्स को कट करना। तो फिर ये नाइफ से तो जेनी को अच्छा लगना चाहिए, पर जेनी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये भी कोई तरीके का गिफ्ट होता है। किम कहता है कि अरे ये तो तुम्हारे प्रोफेशनल को बिलोंग करता है,
तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा एडमायरिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। वही दूसरा यहाँ पर जेनी उस नाइफ को उठाकर उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्किल्स है कि मैं किसी ह्यूमन के बोन को भी कट कर सकती हूँ। और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो किम की ओर इशारे कर रही थी। किम यहाँ पर से कहते कि देखो मेरी वाइफ, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना लव करती हो, लेकिन किसी को मार कर लव जताना अच्छी बात नहीं होती। फिलहाल यहाँ पर नाइफ कर रख दो। और ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर जेनी को अच्छे से पता होता कि आखिर किम उसे सताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वह हैप्पी थी बिकॉज ग्रैंडपा ने उसे एकदम मोटा सा रेड एनवलप दिया था, विच मीन्स उस रेड एनवलप के अंदर पैसे भरे पड़े होंगे। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो उन पैसों को काउंट कर सके तब तक वहाँ पर डेजी आ जाती है। जेनी कहती कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो वो बेस कर। डेजी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि भले ही मेरी शादी नहीं हुई है तो इसमें क्या हुआ, एटलीस्ट मैं यहाँ पर अभी भी इस घर की बेटी जैसी हूँ, जहाँ पर मेरा आना जाना तो लगा रहना रहेगा। ऐसे भी तुमने यहाँ पर किम को मुझसे छीन ही लिया है, तो फिर मैं यहाँ पर ऐसे कैसे रुक जाऊँ। तो फिर मुझे तो यहाँ पर तुम्हें वेलकम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी प्रीशियस शनेल की ड्रेस लाई हुई है, वो भी लेटेस्ट कलेक्शन वाली। उस ड्रेस को देखते ही यहाँ पर जेनी बता देती कि ड्रेस कोई लेटेस्ट कलेक्शन में से नहीं है, बल्कि 5 साल पुरानी है। डेजी को गुस्सा आ जाता है। वो जेनी से कहते कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता होगा, तुम तो एक लो क्लास वुमेन हो जिसने शनेल की 5 साल तक क्या 10 साल पुरानी ड्रेस भी देखी नहीं होगी। जेनी खुद हैरान हो जाती है कि उसे यहाँ पर इस ड्रेस को लेकर इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे थी, बट उसे पता है कि उसने जो कुछ भी बोला होगा वो सच बोला होगा। इसलिए वो डेजी को काउंटर बैक करते हुए समझाती है कि देखो डेजी, हो सकता है शायद से यहाँ पर किसी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया हो, बिकॉज ये ड्रेस यहाँ पर 5 साल पुरानी है, ना कि न्यू वाली। मनी मन यहाँ पर डेजी कह रही होती कि तो क्या 5 साल क्या 100 साल पुरानी भी दूंगी, लेकिन तुम्हें क्यों मैं यहाँ पर न्यू वाली दूँ। इतने में यहाँ पर डेजी की स्टाफ थी जो कि यहाँ पर जेनी पे चिल्ला रही थी कि एक तो यंग लेडी यहाँ पर तुम्हें तोहफा लेकर आई है और तुम्हें उस तोहफे का कोई भी वैल्यू है ही नहीं। जेनी यहाँ पर क्लियरली स्टाफ से कह दी थी कि देखो यहाँ पर ये तुम्हारी बॉस और मेरे बीच की बात है, तुम बीच में ना पड़ो तो बेटर होगा। पर वो स्टाफ इतनी बदतमीज थी कि वो जेनी पर चिल्ला रही होती है, तो फिर यहाँ पर जेनी पैसे ऑफर करती है दूसरी स्टाफ्स को उससे यहाँ पर थप्पड़ मारने के लिए, ये कहते हुए कि इस स्टाफ को जो भी यहाँ पर थप्पड़ मारेगा उसे एक थप्पड़ के बदले 1000 यार्न मिलेंगे। डेजी तो पूरे कॉन्फिडेंटली कहने लग जाते कि ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी लोग होते हैं जो कि ये काम करने के लिए रेडी थे और जेनी तो उन्हें यहाँ पर पैसे भी दे देती है। डेजी को गुस्सा आता कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टाफ पर हाथ उठाने की। जेनी बोलती कि मैंने हाथ नहीं उठाया, ये तो पैसे देकर मैंने किसी से मरवाया है, तो फिर तुम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। और मेरी बात अभी भी मान लो, किसी ने तुम्हारे साथ स्कैम किया हुआ है उन कपड़ों को लेके, वो कोई लेटेस्ट डिजाइन नहीं है शनेल के। डेजी सोचती कि छोड़ो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे भी मैं यहाँ पर बैकअप प्लान लेकर आई हूँ जो कि है मेरे ब्रेसलेट्स, और उसके अंदर तो यहाँ पर क्रैक है। जैसे ही उसे यहाँ पर जेनी छुएगी मैं उसके पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि मेरा प्रीशियस और वैल्यूएबल गिफ्ट किस तरीके से यहाँ पर जेनी ने एक झटके में तोड़ डाला। एंड तब तक यहाँ पर ब्रेसलेट्स का और ज्वेलरीज का बॉक्स आ जाता है। जेनी समझ जाती कि ये लड़की मुझे इतने इजीली गिफ्ट तो देगी नहीं, तो फिर यहाँ पर डेजी को वार्निंग देती है और कहती कि देखो इस एंटायर घर में हर एक कॉर्नर्स में कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ, अगर तुम्हारी इन ज्वेलरीज के साथ कुछ डिफेक्ट है तो अभी बता दो, बिकॉज मेरे हाथ में पकड़ने के बाद कुछ डिफेक्ट आया तो सिर्फ पकड़ने से डिफेक्ट नहीं आ सकता, ये बात की तो सभी लोग जानकारी रखते ही है डेजी। तो फिर ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सभी से कह दूंगी कि तुमने मुझे ये सब कुछ दिया है, ये बताने के लिए मैं कितनी ज़्यादा कंजूस इंसान हूँ, और ये सब कुछ कैमरे में भी कैप्चर हो जाएगा। ये सुनते यहाँ पर डेजी घबरा जाती है बिकॉज उसे नहीं लगा था कि जेनी के पास इतना दिमाग होगा, और वह पीछे हट जाती है ये कहते हुए कि जाने दो, तुम तो यहाँ पर मेरी ज्वेलरीज को डिजर्व करती नहीं हो। और वही दूसरा ये सारी बातें यहाँ पर किम और उसका असिस्टेंट सुन रहे होते हैं। जेनी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो उसे यहाँ पर एक ज्वेलरी से कंपेयर कैसे कर सकती है, तो वो खुद ही डेजी की बेइज्जती कर देती है, जहाँ पर डेजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट किम से कह रहा था कि मानना पड़ेगा मैडम एकदम नोबल लेडी की तरह बात करती है, एकदम क्लासी और एनरिच वुमन की तरह। लेकिन यहाँ पर तो जेनी रो रही थी बिकॉज यहाँ पर इतने थप्पड़ के बदले उसने 1000 यॉन जो दिया था, और अब उसके सारे पैसे ग्रैंडपा के दिए हुए जा चुके होते हैं। इतने में यहाँ पर किम उसे शांत करने लग जाता है। ये क्या एक ही कुछ समय पहले तो मुझे लगा कि शायद से तुम यहाँ पर सुधर गई रहोगी, लेकिन तुम बदलने बिल्कुल नहीं वाली हो। तुम चाहो तो यहाँ पर मेरा वॉलपेपर रखकर इन पैसों को वापस ले सकती हो। जेनी तुरंत यहाँ पर उसकी एक फोटो खींचती है एंड वॉलपेपर रख देती है ताकि उसे तुरंत यहाँ पर पैसे मिल जाए। इतने में यहाँ पर वो जानबूझकर जेनी के बहुत क्लोज आ जाता है।
जेनी कहती कि आई नो तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, बिकॉज आसपास यहाँ पर लोग हमें देख जो रहे, तो उन्हें भी तो लगना चाहिए कि हमारे बीच का लव कितना ज्यादा अच्छा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर हम जेनी को जाना होता है अपने खुद के घर पर, जहाँ पर हम देखते हैं वो को और यहाँ पर वैन को। असल में किम ने कहा हुआ था जेनी को सेफली यहाँ पर घर पहुँचाने के लिए, जिस चीज के लिए यहाँ पर उसे सबसे लेटेस्ट कार निकाली होती, लेकिन जेनी तो यहाँ पर अपनी खुद की गाड़ी पे बैठकर वहां से चली जाती है, जहाँ पर वैन को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही जेनी यहाँ पर अपने घर की ओर पहुंचती है, उसकी ग्रैंड माँ यहाँ पर झाड़ू लेकर बैठ जाती है जेनी के पीछे उसे पिटने के लिए, बिकॉज अभी भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्रैंड माँ जेनी ने अपनी बॉडी सेल की होती है उन पैसों को जमा करने के लिए। जेनी बोलते कि एक बारी मेरी बात तो सुन लो, जैसा आप सोचिए वैसा बिल्कुल नहीं है, वो इंसान दिखने में बहुत हैंडसम है और बहुत रिच है, आप उसे देखेंगे तो आपका खुद का मन करेगा शादी करने के लिए। ग्रैंड माँ कहती कि खुद को तो सेल कर दिया और अब मुझे भी सेल करना चाहती हो, ऐसा बोलकर वो उसे मारने के लिए पीछे भाग रही होती है। जेनी सोचती कि अब मैं यहाँ पर इस ओल्ड वुमन को कैसे समझाऊं कि ये सब कुछ चलता है, कौन सा बड़ा सीरियस काम मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर जोरों जोरों से चिल्लाने की आवाज आ जाती है वैन की, जहाँ पर एक पिग का बेबी पिगलेट उसके पीछे भाग रहा था, और उस छोटे से बेबी से डरते हुए वैन यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। ग्रैंडमा को जेनी पर गुस्सा आ जाता है, बिकॉज ग्रैंडमा को लगने लग जाता है कि जेनी ने एक ऐसे इंसान से शादी की है जो कि पिग के बच्चे से डर रहा है, जो कि उसे टच भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर वैन मदद कंटिन्यूसली मांगे जा रहा था। जेनी बोलते कि मदद तो कर दूंगी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैन कहता है कि मेरे भैया ने यहाँ पर भेजा था तुम्हें ड्रॉप करने के लिए, बट तुम खुद ही चले आई और पीछे पीछे मुझे यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आना पड़ा। जेनी सोचे पड़ जाती कि वैन मेरी फिक्र करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और इसे डाउट होने लग जाता है कि कहीं ये जानबूझकर मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था, मेरी यहाँ पर सब कुछ इनर थॉट्स को जानने के लिए और सारा का सारा सच्चाई बाहर निकालने के लिए। एंड इतने में यहाँ पर किम भी आ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ में। ये कहती कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ और अपनी प्यारी सी ग्रैंड माँ को देखने के लिए आया हूँ। ये देखते ही और सुनते ही ग्रैंड माँ के फेस से मुस्कान तो हट ही नहीं रही थी, वो बड़े प्यार से यहाँ पर उन्हें अंदर की ओर बुलाती है और कंटिन्यूसली मुस्कुरा मुस्कुरा कर सिर्फ किम की ओर ही देखे जा रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर बड़े प्यार से ग्रैंड माँ उसके साथ बात करने लग जाती है। जेनी यहाँ पर किम को अपनी ओर खींचती है और उसे वार्निंग देती है कि देखो ग्रैंड माँ की हार्ट को ज्यादा स्टिमुलेट मत करना, अगर वो यहाँ पर ज्यादा नाराज होती है या फिर ज्यादा एक्साइटेड होती है तो फिर यहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। किम बोलता है कि अब मुझे देखकर खुश हो रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ होती है जो कि कंटिन्यूसली किम की तारीफ किए जा रही थी। जेनी बोलते कि कुछ समय पहले तो आप इन सभी चीजों के अगेंस्ट थी, और विद इन सेकेंड्स किम को देखते ही लगता है आपने यहाँ पर अपना मन बदल लिया है। शर्मा कहते कि तुम बैठी बैठी क्या कर रही हो, जाकर अंदर जाकर फ्रूट्स लेकर आओ या फिर यहाँ पर किम के लिए स्पेशल वाले पिक्स कट कर दो। किम बोलता है कि नहीं नहीं, इन सभी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, लेकिन वैन अंदर से चिल्ला रहा था कि नहीं नहीं ज़रूरत है, वरना वो पिक मेरे पीछे पड़ जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर किम चला जाता है जेनी के कमरे में, जहाँ पर उसे ढेर सारी बुक्स दिखती है और वह सभी के सभी बुक्स पिक्स के रिगार्डिंग कि किस तरीके से यहाँ पर एक पिक का ध्यान रखा जाए बिफोर कटिंग एंड आफ्टर कटिंग। ये देखते ही यहाँ पर तो उसे हंसी आने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी की फोटोज को देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो उसकी रियल ग्रैंडमा नहीं है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर उसे उस ड्रॉर के अंदर सेम कलर का फ्लावर का फ्लोरल पेंडेंट दिख रहा था, जिससे वो टच करने वाला था। लेकिन तब तक वहाँ पर जेनी आ जाती है, ये कहते हैं कि मेरे सामानों को हाथ लगाना बंद कर दो, लंच प्रिपेयर हो गया और ग्रैंडमा तुम्हें बाहर बुला रही है। तब किम यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि क्या कभी तुम्हें यहाँ पर क्यूरियोसिटी नहीं हुई इस बात को जानने की कि आखिर तुम्हारे रियल पेरेंट्स है कौन। जेनी बोलते कि थी ना, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पता चला कि मेरे मॉम डैड की कोई हिस्ट्री है ही नहीं, वह यहाँ पर मैं एक ऑर्फन हूँ और जिसने ग्रैंडमा ने अब तक संभाल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर मैं ग्रैंडमा के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। किम कहते हैं कि तुम इतने सारे पैसे का इस्तेमाल उनकी हार्ट को क्योर करने के लिए करोगी। वो कहते कि हाँ, उन्होंने इतने सालों से मुझे रखा है, आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगे, और क्या मैं उतने के लिए इतना नहीं कर सकती उनके लिए। ये सुनकर यहाँ पर किम को समझ आता है कि जेनी कितनी ज्यादा हम्बल एंड काइंड पर्सन है। और वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा को, जो कि ले जाने से पहले यहाँ पर उन दोनों से कह रही थी कि ध्यान रहे अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। जिसके बाद में आप वो तो किम से ये तक कहती है कि अगर जेनी ने तुम्हें जरा सा भी परेशान किया तो फिर तुरंत ही मुझे बता देना, और हाँ मुझे देखने के लिए आते रहना। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो गुड बाय बोलती है, लेकिन वैन वहीं पर रह जाता है, जहाँ पर वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं वैन को, जो कि आकर सीधा यहाँ पर वो मीट अंकल जाओ को देने लग जाता है, बिकॉज उसे अंकल जाओ ने यहाँ पर स्पेशली भेजा हुआ था जेनी के बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता करने के लिए। हालांकि उसने यहाँ पर झूठ बोलते हुए किम का नाम लगा लिया था।
जाओ से पूछने लग जाते हैं कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वो कहता है कि आपने तो कहा था कि कोई प्रूफ लेकर आने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इस प्रूफ को लेकर आया हूँ। जाओ को फिर भी नहीं समझ आता कि आखिर ये गधा बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। तो वो यहाँ पर अपना अंकल को समझाते कि देखिए, आपने मुझसे कहा था ना कि उसकी फैमिली क्या करती है, कहाँ रहती है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो ये देखिए, उसकी फैमिली यहाँ पर पिग्गी कट करती है और उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ है। ये सब कुछ जानने के बाद अंकल को तो दो बातें समझ में आती है। पहली, कि इस गधे को वापस से कहीं भेजना नहीं है, और दूसरी कि क्या पता यहाँ पर ये दूसरी जैनी हो और वो पहली वाली लड़की ना हो जिसने मेरी मदद की थी उस समय, क्योंकि दोनों के नाम भी अलग है, सिर्फ शक्ल मिलती जुलती है। लेकिन रही बात बालों की, तो उसे यहाँ पर बढ़ाया भी जा सकता है और हेयर कलर भी करवाया जा सकता है। तब तक यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि करंट प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें बता रहा था, जिस चीज की जिम्मेदारी अब यहाँ पर ज्यादा देना चाहता था किम को, ताकि किम कोई मिस्टेक करे एंड यहाँ पर उसका इनहेरिटेंस में से नाम हट जाए। जिसके साथ साथ यहाँ पर वो किम और जेनी उन दोनों पर निगरानी रखने के लिए कह देता है। जिसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर किम को उस प्रोजेक्ट के बारे में जानने मिलता है, और इस चीज से तो यहाँ पर एक चीज से क्लियर हो जाती है कि जरूर इसके पीछे उसके अंकल का कुछ ना कुछ हाथ तो होगा ही। एंड वे दूसरे यहाँ पर होती है जेनी, जिसे दुनिया भर की कोई फिक्र नहीं थी। उसे सिर्फ यहाँ पर ये जानना है कि बिक्स को सेल कर कर वो कितने पैसे अर्न कर सकती है, और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर किम से जैसे पैसे मिलेंगे। इन सभी को काउंट करने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज अब वो एक मिलियनर जो बनने वाली है। कि मुझसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर पैसे के अलावा कुछ सोचते भी हो। तो वो कहती कि हाँ, खानों के बारे में। आने में यहाँ पर सोने का वक्त आ जाता है जहाँ पर जेनी डालकर अपना बेड अलग से जमीन पर बिछा रही होती है। कि मुझसे कहता है कि देखो, आज ठंड बहुत हो रखी है, तो फिर तुम चाहो तो यहाँ पर बेड पर सो सकती हो। जेनी बोलते कि पहली बात, बेड पर मैं ही सोने वाली हूँ और तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारा बिछाने का काम पूरा कर दिया और तुम आराम से नीचे आकर सो सकते हो। और किम का वहीं पर पोपट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जेनी जब सोने जाती तब वो उसी एक्सीडेंटल किस के बारे में सोच रही थी कि कहीं किम को ये ना लगने लग जाए कि मैं उसे पसंद करती हूँ। इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। और मेरी दोस्त यहाँ पर जब वो सोने जाती तो वो इतना ज़्यादा रोल करती है कि वो ठीक किम के बाजू में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। किम को लगने लग जाता है कि न जाने यहाँ पर ये ऐसे कैसे सो सकती है, गिरने पर भी इसकी नींद टूट नहीं रही। और मनी बन यहाँ पर अभी भी यानी पैसों का ही कैलकुलेशन की जा रही थी, जहाँ पर किम को तो सचमुच हंसी आने लग जाती है। अब तो वो उसे कडल कर कर सोने वाला था, पर जेनी खुद पीछे हट जाती है, तो फिर वो भी उसे उठाकर यहाँ पर बेड पर रख देता है। और सुबह होते ही यहाँ पर जेनी को सिर्फ और सिर्फ किम की शक्ल नजर आती है, जो कि उसे कंटिन्यूसली गुस्से में कूद रहा होता है। जेनी बोलती कि तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जिसने यहाँ पर रात भर सोया नहीं हो। तब यहाँ पर किम बताने लग रहे थे कि क्यों ना ये सवाल तुम अपने आप से पूछ कर देखो। जेनी बोलती कि क्यों, मैं तो खर्राटे नहीं मारती, तो लगता है यहाँ पर शायद से तुम्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर किम उसे फोटो सिखा रहा था, जहाँ पर जेनी तो ऐसे सो रही थी जहाँ पे एंटायर बेड उसी का, और वो उसे सब कुछ बताने लग जाता है और जानी को यहाँ पर एम्बेरसिंग फील होने लग जाता है। वहीं दूसरा, जब वो दोनों जा रहे होते तब यहाँ पर जानी कार में बैठने वाली थी, लेकिन उसने नॉर्मली बस हैंडल को खींचा था और वह हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। जेनी कहते है कि देखो ना, ये कैसे टेलीफोन जैसे नजर आ रहा है। कि मुझसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि इस कार का वर्थ कितना है। अगर नहीं पता है तो इंटरनेट से पता लगा कर यहाँ पर ये भी पता लगा लेना कि इसका हैंडल का कॉस्ट कितना होगा, वो मैं तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट कर दूंगा। और ऐसे बोलकर वो कार में बैठ जाता है, जहाँ पर जेनी बोलती है कि कितने कंजूस हो तुम, तुम्हारे पास यहाँ पर कार इंश्योरेंस भी नहीं है, जहाँ पर मेरी सैलरी में से इतने सारे पैसे डिडक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पर वो लोग उस इवेंट के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जानी कंटिन्यूसली पैसे और रिपेयरिंग कॉस्ट के बारे में सोच रही थी। फिर उससे आइडिया आता है कि नया खरीदने ऐसा तो रिपेयरिंग कॉस्ट होगा। तब वो किम को यहाँ पर यही आइडिया दे रही होती है। किम जेनी से कहते कि अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, पैसे की चिंता क्यों करती हो, मेरे पास बहुत पैसे, मैं उसे रिप्लेस करा लूंगा, ऐसे भी तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट तो होने ही वाले। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अंदर की ओर चले जाता है। वही दूसरे बाकी के गेस्ट थे जो कि यहाँ पर ली फैमिली की बेटी के बारे में बात कर रहे थे, और ये चीज़ें यहाँ पर जेनी को कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी। इसी चक्कर में यहाँ पर उसका सर दर्द शुरू हो जाता है जब वो चीज़ों को याद करने की कोशिश करती है। लेकिन वही दूसरी यहाँ पर होती है डेज़ी, जो आकर जेनी को सुनाती है कि तुम यहाँ पर किम का पीछा करते करते यहाँ तक चली आई। जेनी बोलती कि पागल हो क्या, वो मेरा हस्बैंड है, वो जहाँ जाएगा हर जगह मैं उसके साथ जाऊंगी, और इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। डेज़ी के पास यहाँ पर तो अब बोलने के लिए कोई शब्द बचती नहीं है। जेनी कहती कि मैं जाती हूँ, मुझे रेडी भी होना, और वो वहां से उसे बहाने मार कर चली जाती है। जेनी यहाँ पर किम को थैंक यू बोल रही होती है, बिकॉज यहाँ पर किम उसे अच्छे इवेंट में लेकर जो आया हुआ है। किम उसे कहता है कि देखो, ज्यादा वर्ल्डली बिहेवियर मत करना, नॉर्मल बिहेवियर करना, और प्लीज किसी को सच्चाई का पता चलने मत देना। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से मिलकर आता हूँ
और जैसे ही वो जाता है जेनी वापस यहाँ पर मिस्टर ली और मिसेस ली के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि उतने में वहाँ पर डेजी आ जाती है। डेजी उसे कहते कि देखना कुछ समय में यहाँ पर कोई आकर तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल देगा। जेनी बोलती कि क्यों, मैं तो यहाँ पर किम की तरफ से आई हूँ, ऐसे भी यहाँ पर हमारी फैमिली का बहुत नाम है, शायद से तुम्हें बाहर निकाल सकते। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। जेनी उसे कॉर्नर में लेकर जाती है एंड कहती कि देखो धीमी आवाज से बात करो, फिलहाल मैं यहाँ पर तुम्हें जो बताने वाली हूँ वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर तुम्हें बहुत नोटिस किया है और सचमुच मेरी बात मानो तो तुम एक बहुत ही अच्छी वुमेन हो, जहाँ पर मैं कभी कभार हमेशा सोचती हूँ कि आखिर मैं तुम्हारी जैसे कैसे बन पाऊंगी। ये सुनकर डेजी खुश हो जाती है कि जेनी यहाँ पर अपने आप को मुझसे नीचे मानती है। जेनी बोलती बस इतना ही नहीं, तुम्हें पता है, मुझे पता है कि आखिर तुम्हारी शादी यहाँ पर एंड मौके पे किम के साथ क्यों कैंसिल हो गई। तुम खुद सोचो, शादी कैंसिल होना होता तो फिर कब का हो जाता, लेकिन एंड मौके पे इसलिए हुआ बिकॉज तुम यहाँ पर किसी अच्छे को डिजर्व करती हो। डेजी बोलती कि देखो तुम मेरा ब्रेन वॉश कर रही हो, मुझे और किम को अलग करने के लिए, सब समझ रही हूँ मैं। जेनी बोलती कि नहीं, मैंने ये सीक्रेट यहाँ पर किसी को नहीं बताया है, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर किम तुम्हारे केपेबल है तो बिल्कुल नहीं, तुम तो यहाँ पर किम से भी ज्यादा अच्छे लड़के को डिजर्व करती हो। तुम्हें पता है वो रात भर सोते समय कराटे लेता है और पूरी टांगे फैला के सोता है। और बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताती हूँ। जो सीक्रेट यहाँ पर जेनी उसके कान में बोलती है और उस सीक्रेट को सुनती यहाँ पर डेजी के तो होश उड़ जाते हैं। जेनी बोलती कि देखा, और बस इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद से यहाँ पर मेरी एक्सीडेंट होने वाला है जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर किम की वाइफ हूँ। अब तुम खुद ही सोचो, मेरे जाने के बाद तुम्हारा नंबर तो आ सकता है, लेकिन हाँ, शादी करने के पहले 100 बार सोचे ना, बिकॉज किम के साथ बैड लक चलता आ रहा है। डेजी बोलती कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूँ। जेनी बोलते कोई बात नहीं, अगर ये सारी चीजें सच हुई तो फिर यहाँ पर तुम मुझे 1 लाख की ऑन देना, और अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हें दे दूंगी, बिकॉज आज तक मेरे प्रेडिक्शंस झूठ नहीं रहे हैं। डेजी डेजी भी यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते करते चली जाती है एंड जेनी को तो मजा आ जाता है उसे सब कुछ पट्टी पढ़ाते हुए। कि आकर पूछने लग जाते कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी कही हुई चीजें यहाँ पर सच होंगी, पानी को लेकर, आग को लेकर और वो कार एक्सीडेंट को लेकर। जेनी बोलते कि बस यहाँ पर तुम डेजी को देखते रह जाओ। डेजी ओवर थिंकिंग करते करते जा रही थी, सामने से यहाँ पर वेटर उसके ऊपर पानी गिराने वाला था बट वह बच जाती है। साथ साथ यहाँ पर वो लोग स्मोक भी लेकर जा रहे थे, वो भी उसके गिरने वाला था बट वो बच जाती है। और ये सब कुछ यहाँ पर पानी और फायर था, विच मीन्स थर्ड स्टेज यहाँ पर कार एक्सीडेंट हो। किम से कहते कि तुम सचमुच प्रेडिक्ट कर पा रही हो। वो कहते कि पागल हो क्या, मैंने जानबूझकर उसे उस डायरेक्शन में भेजा है। वहां पर किचन रूम है, सभी के सभी वेटर और वेट्रेसेस वहां से सामान लेकर भागे चले आ रहे, वो भी बहुत ज्यादा खाई में। तो ये चीज तो यहाँ पर मेरे साथ भी होगी और तुम्हारे साथ भी होगी। और बस इतना ही नहीं, अब देखो, अब डेजी के दिमाग में मैंने ये सारी बातें बैठा दी है तो वो कंटिन्यूसली उस बारे में सोचती रहेगी। रास्ते पर तो कार होती ही है और डर के मारे यहाँ पर किसी न किसी कार से जरूर टकराएगी, नहीं टकराने वाली होगी तो भी। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर किम को हैरानी होती है। वो जेनी से पूछता है कि कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो ना, जिसे मेरे अंकल ने भेजा है। जेनी उसे दूसरी नजर से देखती है एंड कहती है कि आखिरकार तुम्हें सच्चाई पता ही चल गई कि आखिर मैं कौन हूँ। किम को यहाँ पर शॉक हो जाता है और जेनी यहाँ पर हंसने लगती है, कहती है कि गधे हो क्या, लेकिन आई विश मैं स्पाई होती, मेरे पास यहाँ पर दो सोर्स ऑफ इनकम होती, आई मीन 3 सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पर तुम्हारे से पैसे लेना, तुम्हारे अंकल से पैसे लेना और पिक्स का सेल्स करके पैसे लेना, तब तो मैं बिलियनर बन जाती। किम बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर पैसों का नशा हो गया है, इतना भी अच्छे नहीं है पैसे जितना तुम एक्चुअल में सोचती हो। जेनी बोलते कि अच्छा तुम्हें पैसे अच्छे नहीं लगते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी शानदार पार्टी को एंजॉय कर पा रही हो, डेली यहाँ पर एक्सपेंसिव पेट्रोल को भरकर उस कार में आना जाना कर रही हो। ये लाइफ तो यहाँ पर हम नॉर्मल पीपल अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हमें पूरी रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके यहाँ पर शायद से हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार हम अच्छे रेस्टोरेंट में खा सकते, वो भी हाई क्लास थी। तो मैं तो यहाँ पर खुश होना चाहिए बिकॉज पैसे से खुशियाँ पाई जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी अंकल को किसी के साथ बात करते हुए सुनती है तो फिर यहाँ पर वो उनके पीछे जाने लग जाती है, लेकिन वो रास्ता एकदम सुनसान था जहाँ पर अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिस आवाज़ की वजह से उसके ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ किम तुरंत ही आकर उसे ले जाता है हॉस्पिटल। एंड यहाँ पर जेनी को सपने में वो सारा सीन याद आ रहा होता है जहाँ पर वो ब्लू हेयर वाली लड़की यानी कि खुद जेनी कार में जा रही थी उस अंकल को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हुए, लेकिन तब तक यहाँ पर उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे होश में आने लगती है। किम यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि शायद से अब तो तुम्हें यहाँ पर कुछ तो याद जरूर आ गया होगा एंड जेनी का कहना बस एक ही था कि हाँ
व्हाट इफ मुझे सब कुछ याद आ गया और फिर मुझे पता चलता है कि मैं यहाँ पर एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तुमने ड्रामे में देखा नहीं है क्या कि किस तरीके से यहाँ पर हीरोइन खो जाती है, वो यहाँ पर गरीबियों की तरह अपने दिन गुजारती है और फाइनली इन दी एंड उसे उसकी अमीरों वाली फैमिली मिल ही जाती है और ये सपने यहाँ पर जानी देखना शुरू कर देती है। किम को समझ आता है कि भले ये जिंदा रहे, इसके हर्ट हो जाए या फिर ये मरी रहे, ये हमेशा यहाँ पर पैसे के बारे में सोचने वाली है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर किम को बता रहा था कि मिस्टर ली और मिसेस ली से हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज वो अभी अभी फ्लाइट में बैठकर अपनी न्यू जर्नी के लिए जा चुके हैं। तब यहाँ पर किम को हैरानी होती है कि अचानक से विदाउट इन्फॉर्म किए दोनों कैसे जा सकते हैं बिकॉज वो दोनों यहाँ पर एक मीटिंग करने वाले थे। इतने में यहाँ पर जनी उसे बोलते कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद कर लूंगी, लेकिन बदले में पैसे लगेंगे। किम कहता है कि तुम यहाँ पर पैसों के पीछे पागल हो। जनी बोलते कि देखो तुम्हें भी पता है मुझे यहाँ पर ग्रैंडमा की हार्ट सर्जरी करवानी है। किम मुझसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढ कर उनकी सर्जरी का ध्यान रख लूंगा। और ये सुनते यहाँ पर जनी तो डबल खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जेनी अपनी उस पार्टी वाली ड्रेस को ऑनलाइन सेल करना चाहती थी बिकॉज ऐसे भी अमीर लोग एक ही बार ड्रेस पहनते और जिंदगी भर के लिए वो क्लोजेट में रह जाता है। तो जेनी उस एक्सपेंसिव ड्रेस को सेल कर कर यहाँ पर पैसे अर्न कर सकती है और इतने में यहाँ पर उसे उस चीज़ का बायर भी मिल जाता है जो बायर पर्सनली यहाँ पर चाहता है कि वो आकर देकर जाए और उसे टेस्ट कर फिर पैसे ट्रांसफर करे। जेनी दिए गए एड्रेस पर आ जाती है जो कि एक ऑफिस का एड्रेस होता है और वह हैरान थे कि आखिर कोई एम्प्लॉय इतनी महंगी ड्रेस क्यों खरीदना चाहेगा। एंड तब तक यहाँ पर उसे किम नजर आ जाता है जहाँ पर वो उस बॉक्स को तुरंत छिपा लेती है। किम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम मुझ पर चीट तो नहीं कर रहे। किम बोलता है पहली बात ये मेरी कंपनी है और दूसरी बात हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है मैडम, हम रियल लाइफ कपल्स नहीं है। एंड तब तक यहाँ पर वो इतने सारे फ्लावर्स और गिफ्ट्स देखती है। किम बोलता है कि टॉपिक मत बदलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जानी को पता होता है कि किम को बुरा लगेगा अगर उसे पता चल जाए कि वो ड्रेस को यहाँ पर वो रीसेल करी है जो ड्रेस यहाँ पर किम ने उसे गिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पर वो बहाने मारने लग जाती है। लेकिन तब तक असिस्टेंट आकर उस बॉक्स को ले लेता है एंड जेनी को यहाँ पर इतना के बनने लग जाता है जहाँ पर जेनी की सच्चाई बाहर आ जाती है। और तब यहाँ पर वो किम से कहते हैं कि देखो मैं तो बस किसी की मदद करना चाहती हूँ। एंड किम उसे समझाता है कि जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को दिल से गिफ्ट दिया था और तुमने उस गिफ्ट की वैल्यू रखी नहीं, एटलीस्ट तुम्हें वैल्यू तो रखनी चाहिए थी। एंड यहाँ पर असिस्टेंट को रियलाइज होता है कि मैडम तो गलत करने जा रही थी। इतने में वो लोग यहाँ पर लंच करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरे जब यहाँ पर दोनों जा रहे होते हैं उतने में यहाँ पर सामने से वैन आ जाता है जो कि जेनी को उसके नाम से बुला रहा होता है और ये चीज़ यहाँ पर किम को अच्छी नहीं लगती। किम वैन से कहते कि लगता है तुम भूल रहे हो वो मेरी वाइफ है। वैन कहते कि नहीं, मुझे भूलने की बीमारी थोड़ी ना है, मुझे अच्छे से पता कि वो तुम्हारी वाइफ जेनी है। ये सुनते कि मुझसे कहते कि जेनी नहीं, उसे सिस्टीन लॉ कर बुलाओ, तो मैं यहाँ पर उसे नाम से नहीं बुला सकते, वो तुमसे परी है, तो फिर इज्जत से सिस्टीन लॉ बोलो। ये सुनने पर यहाँ पर वैन को गुस्सा आता है बट यहाँ पर किम के कहने पर उसे जेनी को वो बुलाना पड़ता ही है। तब तक वहाँ पर जाओ भी आ जाता है जो कि किम से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। किम कहने लग जाता है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, प्रोजेक्ट पर वर्क जारी है और ऐसे भी आज मेरा हाफ डे, इसलिए मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। वही दूसरा हम यहाँ पर आधी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जानी उठकर स्लीप वॉकिंग करना शुरू कर दी थी और वो जाकर सीधा यहाँ पर खड़ी हो जाती है उस जगह पे जिस जगह पे हमेशा यहाँ पर वो जाओ को मिला करती थी। तब यहाँ पर वो जाओ को कुछ कोड वर्ड बताती है और जाओ समझ जाता है कि ये उसकी ब्लू रोज है, यानी कि वही ब्लू हेयर वाली लड़की जिसे यहाँ पर जाओ ने स्पाइंग करने के लिए भेजा हुआ था। तो वो यहाँ पर से चीज़ें पूछ रहा होता है जिसके पास आधी से ज़्यादा चीज़ों का जवाब जाने के पास नहीं था। तो वो उसे और भी इंस्पेक्ट करने के लिए कह रहा होता है। ऐसा बोलकर वो चिल्ला तो जाता है पर जानी सिर्फ यहाँ पर पैसे और सोयाबीन के बारे में बात कर रही होती है। फिर वो जाकर यहाँ पर शांति से सो जाती है बिकॉज वो स्लीप वॉक करी थी और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसने किससे बात की और उसने क्या किया है। जैसे यहाँ पर किम उसे देखता है वो खुश हो जाता है पर वो मॉर्निंग में देखता है तो वो उसे जकड़ कर सोई हुई थी। तो वो उसे अपने आप से दूर कर निकल पड़ता है रेडी होने के लिए। नेक्स्ट मिनट जब यहाँ पर जेनी उठती है उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो नीचे क्या कर रही है। वो रात की बात को याद करने की बहुत कोशिश करती है पर फिर भी उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा होता है। अब यहाँ पर उसे डाउट हुआ था कि कहीं उसने रात के समय कोई गलत काम न कर दिया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही यहाँ पर वैन उसे इशारे में बुला रहा होता है बिकॉज यहाँ पर जान ने वैन को सारी बातें बता जो दी थी। जेनी यहाँ पर शांति से बैठते हैं और सोचती कि अचानक से वैन को हो गया। इतने में यहाँ पर वैन उसे फोन देता है एंड कहता है कि अंकल तुमसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते। जेनी को समझ नहीं आता कि आखिर पर्सनली कौन सी बात करनी है कि उन्होंने मुझे अलग से एक फ़ोन दे दिया।
इतने में किम वहाँ पर आकर वैन से कहता कि खबरदार, अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने यहाँ पर जेनी को परेशान किया तो। फिर वो यहाँ पर जेनी को बाहर आने के लिए कहता है, जहाँ पर बाहर आने से पहले जेनी उस फोन को पानी में डाल देती है, ये सोचते हुए कि कुछ भी करके कॉन्ट्रैक्ट बस जल्दी से खत्म हो जाए और मैं इस घर से निकल जाऊँ, बिकॉज मैं हर लोगों से प्राइवेटली थोड़ी ना बात कर सकती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर वो जा रही होती है अपने ग्रैंडमा के पास में, जहाँ पर किम उसे ड्रॉप करने जाता है और वो लोग वैन को एक बार फिर से वहीं पर छोड़कर चले जाते। जेनी यहाँ पर टेंशन के मारे उस हॉस्पिटल रूम के अंदर आती है, लेकिन वो देखती कि ग्रैंडमा के लिए तो 1% की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा इस उम्र में अपनी हेवन वाली लाइफ को जी रही होती है, जिसे देखकर यहाँ पर जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ग्रैंडमा कहते कि तुम बिना ये सब कुछ तो यहाँ पर मुझे किम का थैंक यू बोलना चाहिए, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर इतने अच्छे दिन को जी पा रही हूँ। जेनी को भी यहाँ पर वो लोग मसाज करना शुरू कर देते एंड यहाँ पर ग्रैंडमा जाने से कह रही थी कि तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किम ने यहाँ पर सब कुछ इंतज़ाम करके रख लिया है। और पता है ये सभी लोग अब्रॉड से स्पेशली मेरे लिए बुलाए गए हैं, अलग-अलग चीज़ों के लिए। ये सुनते ही यहाँ पर जेनी कहती कि देखिए, हमें यहाँ पर लोगों के पैसे का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ग्रैंडमा कहते कि अरे तुम्हारा हस्बैंड है वो, मेरे लिए तो वो इतना कर रहा है वही बहुत बड़ी बात है। जेनी घर जाती यहाँ पर बो डाउन करते हुए किम को ग्रीट करती है और उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। किम सोचने लग जाते कि जरूर ये इस लड़की की कोई नई चाल होगी, वरना जेनी और मुझसे अच्छे से बात करे ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड वही दूसरे यहाँ पर वो उसे नॉर्मली बिहेव करने के लिए बोलता है। जेनी बोलती है कोई बात नहीं, मैं नॉर्मली बिहेव करूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे लंच के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो उसे हर एक स्पेशल डिश बचा रही होती है जो कि उसने यहाँ पर स्पेशली बनाई हुई थी। किम उससे पूछता है कि कोई तुम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ गई हो। जेनी बोलती कि नहीं तो वो बोलता है कि शायद से तुम्हें यहाँ पर पैसे की जरूरत होगी। जेनी कहती कि नहीं तो मैंने ये सारे खाने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाए हैं और तुम ये सारी बातें पूछ रहे हो। तो वो कहते हैं कि स्पेशली बनाए हैं, कहीं इसमें जहर तो नहीं है। तो मैं तुम्हें अभी बता देना चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टीज मेरे मरने के बाद यहाँ पर तुम्हारे नाम डायरेक्टली नहीं आ सकती, क्योंकि इसके पीछे सभी लोग पड़े हुए। जानी बोलते कि तुम भी ना, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी, तुम तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम हो। एंड यहाँ पर उसे शांति से खाने के लिए बोलती है। वही दूसरी यहाँ पर जनी तो भागकर चली जाती है किम से मिलने के लिए रात के समय। एंड उस समय यहाँ पर अंकल वैन से पूछ रहे थे कि तुमने वो फोन खुद रख लिया है या फिर जनी को दिया है। वैन कहते कि ऑफ कोर्स जनी को दिया है, आपने कहा था तो मैं आप ही का फॉलो करूंगा ना ऑर्डर्स, खुद तो नहीं रख लूंगा, ऐसे भी इनफ पैसे ढेर सारे फोन्स खरीदने के लिए। वही दूसरे अंकल सोचने लग जाते कि तो फिर अब तक जनी ने उसे टेक्स्ट बैक क्यों नहीं किया है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि स्पेशली इन्वेस्टिगेट करना आया होता है ब्लू रोज के बारे में, यानी कि पुराने जनी के बारे में जिसने उस दिन यहाँ पर उसे सेव किया था। उस समय वो लोग यहाँ पर उसे एक डॉक्यूमेंट देते, तो इस डॉक्यूमेंट में उसकी फोटोज अवेलेबल होंगी। एंड यहाँ पर होती है जेनी, जो कि रंगे हाथों पकड़ी जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर की ओर आ जाते हैं। एंड उस समय वहाँ पर किम आकर जेनी को सेव करता है और उसे तुरंत ही वहाँ से लेकर चला जाता है अपनी रेपुटेशन को सेव करने के लिए। और वही तो उसे यहाँ पर जिस फैमिली से असल में मिलना होता है, वो फैमिली यहाँ पर ली फैमिली होती है, जहाँ पर आंटी को लगने लग जाता था कि आगे वो हमारी बेटी जैसी क्यों दिख रही थी। लेकिन तब तक तो यहाँ पर किम से लेकर जा चुका था। जब यहाँ पर वो लोग होटल रूम में थे, तब यहाँ पर जेनी शार लेकर जाती है और किम से कहते कि बोलो, क्या आप इसी चीज़ को बोलने के लिए भी तुम्हें कुछ महीने चाहिए होंगे। जानी कहती कि जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर देखना चाहती थी कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। किम बोलता है कौन से टाइप के धोखे का तुम यहाँ पे इंतजार कर रही हो। जानी बोलती कि पैसों को लेकर मुझे लगा कि तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर जा रहे हो और यहाँ पर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरे ऊपर आ जाएंगी, मुझे तो मेरे पैसे मिलेंगे नहीं, घर वाले भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। बट यहाँ पर किम मुझसे कहते कि मैडम तुम कुछ ज्यादा ही सोची हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वही दूसरी यहाँ पर उसे न्यूज मिल जाती है जाओ के एक्सीडेंट की, यानी कि उसके थर्ड अंकल के एक्सीडेंट की। वो तुरंत ही चला जाता है उनसे मिलने के लिए। एंड अंकल को यहाँ पर डाउट होता है कि किम ने सब कुछ किया होगा। किम अपने अंकल से पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने मेरे साथ गलत किया है, नहीं ना तो मैं आपके साथ ये सब कुछ क्यों करूँगा। तब अंकल कहने लग जाते कि नाटक बंद करो, तुम्हें यहाँ पर अपने मॉम डैड की डेथ का मेरे पर शक है कि मैंने कुछ किया होगा, बट मैंने कुछ नहीं किया है। किम कहता है कि अरे वाह, मैंने तो एक बार भी ये चीज़ सोचा नहीं और आप सामने से यहाँ पर कन्फेशन दे रहे, लगता है इस चीज़ की रिकॉर्डिंग तो होनी ही चाहिए। उतने में ही वहाँ पर जेनी आ जाती है अंकल से मिलने के लिए, जहाँ पर वो उनकी ऐसी हालत देखकर तो पट्टियों से खेलना शुरू कर देती है। अंकल की हालत खराब होने लगती है और वो कहते कोई बात नहीं, मैं तुरंत ही डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वही दूसरे बार में हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जहाँ पर असिस्टेंट डॉक्टर से बता रहा होता है कि उस एक्सीडेंट में यहाँ पर जेनी मौजूद थी और जेनी वो लड़की है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल्स के थ्रू हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुकी है।
फिलहाल यहाँ पर सब नीच है, इसलिए उसे कोई भी चीज़ें याद नहीं है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो एक ऑर्फन है और ग्रैंडमा ने यहाँ पर उसे गोद ले लिया है। इस वजह से यहाँ पर वो ग्रैंडमा का सारा किस्त चुका रही है। ये सब कुछ जानने पर यहाँ पर किम को खुशी मिलती है कि उसने फाइनली जेनी को ढूंढ निकाला है। एंड जेनी जैसी ही आती है यहाँ पर वो उसे देखकर एकदम ही इमोशनल हो जाता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर जेनी का हेड वापस से उसी तरीके से पेन होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल जाया जाता है। वही दूसरे यहाँ पर एक बार फिर से जेनी डर के मारे उठती है और इस बार उसे कोई सपने आए भी नहीं थे और ना ही उसे कुछ याद आ रहा होता है। किम यहाँ पर से रोने लग जाती है कि इन केस जेनी को कुछ याद आ जाए तो। जेनी बोलती कि न जाने यहाँ पर मेरे अमीर माँ बाप कहाँ होंगे, मैं तो उन्हें सपने में बिल्कुल नहीं दिख पा रही हूँ, काश वही लोग मुझे यहाँ पर ढूंढ ले तो बेहतर होगा। वही दूसरे बाब में हम यहाँ पर देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर ग्रैंडपा दोनों को मेडिसिन दे रहे थे, वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन, जहाँ पर एटलीस्ट वो लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग तक कर सके। अब वो लोग यहाँ पर उस चीज़ को नॉर्मल सूप समझकर पी लेते, लेकिन कुछ समय बाद उस सूप का असर होना शुरू हो जाता है। पर तब तक यहाँ पर किम सो जाता है और कुछ समय बाद जेनी उठकर वहां से जाने लग जाती है, जहाँ पर किम सोया बिल्कुल नहीं था। जेनी अंकल के पास चली जाती, ये बोलते हुए कि मुझे यहाँ पर सब कुछ याद आ चुका है। अंकल कहते तो फिर तुमने यहाँ पर मुझे रिप्लाई बैक क्यों नहीं किया। वो माफ़ी मांगने लग जाती है, उन्हें समझाते हुए कि यहाँ पर उसके पास कोई सोर्स नहीं थे। जिसके बाद यहाँ पर वो प्लान अंकल उसे कानों में घुसघुसाने लग जाते। जेनी वहां से जाती है जहाँ पर वैन उसे अंकल के कमरे से आता देख इतनी रात को डाउट करने लग जाता है कि कहीं अंकल और जेनी के बीच कुछ चल न रहा हो, और उसे यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है कि माना वो एक गोल्ड डिगर है, लेकिन वो इस तरीके की हरकत थोड़ी ना कर सकती है। मेरे भाई किम को ऐसे कैसे धोखा दे सकती है। वही दूसरी ओर यहाँ पर जैसी मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर वैन कोशिश करता है जेनी से सारी बातें उगलवाने का, बट वो हो नहीं पाता बिकॉज जेनी को लग रहा था कि न जाने यहाँ पर ये करना किस चीज के बारे में कंटिन्यूसली बात किया जा रहा है। और जैसे ही ग्रैंडपा जाते, जेनी यहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती, जिस वजह से यहाँ पर वैन को ग्रैंडपा की तरफ से बहुत सुंदर मिलता है और किम यहाँ पर जेनी को अपने साथ ऑफिस ले जाता है। जेनी को लगने लग जाता है कि शायद से उसे बचाकर बैठना होगा, बट नहीं, किम उसे यहाँ पर इसलिए लेकर आया था ताकि जेनी यहाँ पर स्ट्रिक्टली काम कर सके। जेनी मना कर देती है, किम कहता है कि ठीक है सैलरी डिडक्ट हो जाएगा बिकॉज काम करना भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है। जब यहाँ पर किम उसे काम बताना शुरू कर देता है, जेनी यहाँ पर उसे बड़े प्यार से बात करती है, उसे हैंडसम हस्बैंड भी बुलाती है। किम कहता है कि जो करना है कर लो, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। एंड तब यहाँ पर वो उसे काम कहता है, पर वो वहीं पर सो सी जाती है। इतने में कुछ कुछ पार्सल लेने के लिए किम जाता है। तब तक यहाँ पर तो वो फ्लैश ड्राइव के थ्रू सब कुछ उस ड्राइव में ट्रांसफर कर रही थी और उसके बाद यहाँ पर किम उसके लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है, लेकिन इसी के पहले यहाँ पर वो उस ड्राइव को अपने पास छुपा लेती है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही रात हो जाती है, किम यहाँ पर उसे लेकर डिनर डेट पर चला जाता है और यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि फिक्र मत करो, आज के यहाँ पर ये रिवॉर्ड तुम्हारे लिए, तुमने इतनी मेहनत जो की है सोने में, वो भी चेयर पर बैठ के इस तरह से सब कुछ मैं पे करूंगा। जेनी तो इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी और जब वो लोग यहाँ पर अपने घर पहुंचते तब तक तो यहाँ पर उनके बीच किस भी हो जाता है। मॉर्निंग में जैसे जेनी उठकर उसे देखती है, वो उसे चिल्लाने लग जाती है, पिलो फेंकर उस पर मारने लग जाती है, पर फिर यहाँ पर किम उसे याद दिला रहा था कि शुरुआत यहाँ पर तुमने की थी। तब जाकर यहाँ पर जेनी को धीरे धीरे करके बात याद आई थी कि किस तरीके से दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड कर लिया है ऑलरेडी। वही दूसरा यहाँ पर जैसे नेक्स्ट डे होता है, तब यहाँ पर हम देखते हैं अंकल को, जिसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर जेनी उसका काम कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है, बिकॉज उस दिन के बाद से यहाँ पर कोई अपडेट्स आई नहीं है। एंड तभी यहाँ पर वो तो वैन को चिल्लाना शुरू कर देते एंड यहाँ पर जेनी आ जाती है कॉफी लेकर किम के पास, बिकॉज अब वो यहाँ पर किम की पर्सनल सेक्रेटरी जो बन चुकी थी। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं अंकल जाओ को, जो कि यहाँ पर जेनी से पर्सनली बाहर मिलने के लाए थे, जहाँ पर जेनी तो इस बार जरूर स्लीप वॉकिंग नहीं कर रही थी, बिकॉज दिन दहाड़े यहाँ पर उसने अंकल को वो फ्लैश ड्राइव दे दी थी, जिसके अंदर यहाँ पर उसने सभी डिटेल्स को कॉपी कर कर ट्रांसफर किए हुए थे। ये चीज देखते यहाँ पर अंकल समझ जाते हैं कि जेनी अब उन्हीं के साइड और वो उन्हीं के लिए शुरुआत से काम करती आई है। एंड वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ पर जेनी उसके लिए लंच भी लेकर आती है बड़े प्यार से। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पर तब तक न्यूज़ आ जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर किम की गलतियों की वजह से उनके स्टेक प्राइसेस गिरते चले जा रहे हैं। एंड तब जेनी को समझ आता है कि वो तो यहाँ पर अंकल साओ की मदद जो कर रही थी, वो एक्चुअल में किम को अपर हैंड्स पे लाने के लिए नहीं बल्कि नीचे गिराने के लिए कर रही थी, और उसे बहुत रिग्रेट होने लग जाता है बिकॉज यहाँ पर जाओ ने उसे अंधे प्रॉमिस किए हुए थे किम को लेकर के ये सब कुछ यहाँ पर वो किम के लिए कर रहा है और कोई और उसके दुश्मन है। उस समय तो ये सब कुछ न्यूज़ में भी आ जाता है एंड यहाँ पर जाओ
किम को ताने मारना भी शुरू कर देता है। इनफैक्ट जब यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं तब ग्रैंडपा यहाँ पर किम को बहुत चिल्लाते और सुनाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा की हालत और खराब हो जाती है, जहाँ पर वो खुद से कन्फेशन करने लग जाती है किम से कि आखिर यहाँ पर उसी की वजह सब कुछ हो रहा है। किम को यहाँ पर बिलीव हो ही नहीं रहा था कि जन ने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी। उल्टा यहाँ पर किम को उसी के ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसे ये बात बताई गई थी कि उसके अंकल ने ऑलरेडी यहाँ पर स्पाई को बैठा रखा है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा की हालत और खराब हो जाती है एंड जेनी वहां से चली भी जाती है रिग्रेट करते हुए। वही दूसरे यहाँ पर अंकल को न्यूज मिल जाती है एक सक्सेस पार्टी की। तब यहाँ पर वो समझ जाता है कि देखना किस तरीके से सभी के सामने यहाँ पर अब मैं बनूंगा इस कंपनी का न्यू ओनर और सारे इनहेरिटेंस मेरे नाम पर आ जाएगी और स्किम के बदले। तब असिस्टेंट यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि ग्रैंडपा ने इस इवेंट को अलग से ऑर्गेनाइज किया। ज़ा कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ स्पेशल लोग आने वाले हैं जिन्हें हमारी कंपनी के बारे में सारी चीजें पता है। वही दूसरा हम यहाँ पर उस सक्सेस पार्टी को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और डीसी के हाथों में अब किम नहीं लगा तब वो वैन के पीछे जाने वाली है। ज़ा तो यहाँ पर बहुत खुश था जहाँ पर आज उसके साथ तो सक्सेस चीज होने वाली है, क्योंकि जेनी तो यहाँ पर जिंदा बचने वाली है। लेकिन तब तक यहाँ पर कोई आकर उसके ऊपर फ्लावर उड़ा देता है जो कि यहाँ पर जेनी होती है, यानी कि ब्लू रोज, जिसे देखकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी जानबूझकर उस समय वहां से गई थी बिकॉज जा के पास इस एंटायर घर के कैमरा का कंट्रोल था। और ये सभी चीजें देखकर वो समझ जाता है कि जेनी ने अपना काम कर दिया और अब वो घर छोड़कर जा चुकी है, विच मीन्स इस बार जा गलती नहीं करने वाला है। लेकिन जेनी यहाँ पर उस कार ड्राइवर को धमकी देती है कार रोकने की, वरना वो उसे जान से मार देगी, और डर के मारे वो कार रोक देता है। लेकिन वो कार बस कुछ सेकंड दूर जाने पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और ये सब कुछ जा का प्लान था कि इनकेस कल को आकर यहाँ पर जेनी कन्फेस करेगी भी तो वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए और कोई प्रूफ्स नहीं रहने चाहिए। जहाँ पर किम को इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका था और उन्होंने ये सारी प्लानिंग खुद ब खुद की थी, यानी कि वो फ्लैश ड्राइव वाली भी बात यहाँ पर किम को पता थी। वहीं दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जेनी अंकल को याद दिला रही थी कि क्यों आपको मैं याद नहीं आ रही या फिर आपको मेरा अचार थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, बिकॉज आई थिंक आपको तो यूज टू हो जाना चाहिए। इतने वहां पर ग्रैंडपा आ जाते जो कि पूछते कि आज मेरे बर्थडे पर यहाँ पर चल के आ रहा है। तब यहाँ पर जाओ कहने लग जाते कि देखिए ना, पता नहीं यहाँ पर आपकी डॉट इन लॉ किस तरीके से इस बर्थडे पार्टी को एक फंक्शन पार्टी बनाकर रख चुकी है जहाँ पर सर्कस के लोग आ चुके हैं। जेनी कहती कि ग्रैंडपा मैं तो यहाँ पर ये सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए किया है। उसी समय यहाँ पर एक एक करके वो लोग सारी सच्चाई बताना शुरू कर देते हैं और वो सभी लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जिन चीज़ों में यहाँ पर जाओ ने तक ग्रैंडपा को भी एक बार जान से मारने की कोशिश की थी। और इस चीज़ का प्रूफ यहाँ पर किम लेकर आ ही जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर जाओ ग्रैंडपा को ये बिलीव दिलाने की कोशिश करा था कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है और किम ये सब कुछ इसलिए कर रहा है बिकॉज यहाँ पर उसे इनहेरिटेंस मिल सके और वो मेरे हाथों से सब कुछ छीन सके। बट किम यहाँ पर ग्रैंडपा को सारे प्रूफ्स दिखा रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत में ठीक 2 साल पहले उन्होंने जेनी को यानी कि ब्लू रोज को यहाँ पर हायर किया था ताकि वो मेरे अगेंस्ट जा सके। जब यहाँ पर न सबूत मिल सके तो उन्होंने यहाँ पर जेनी को जान से मारने की कोशिश की। उस समय मुझे जेनी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब 2 साल बाद मैंने जेनी को ढूंढा तो वो एक अलग हालत में थी, एक अलग कैरेक्टर में थी। लेकिन तब जाकर मुझे यहाँ पर जेनी की सच्चाई पता चली और जेनी को भी धीरे धीरे करके सब कुछ याद आ गया और हिस्ट्री वापस से रिपीट हो रही थी, जहाँ पर मेरे सो कॉल्ड अंकल मेरी वाइफ को कल मरवाना चाहते थे अपने प्लान के अकॉर्डिंग। और स्क्लार ब्रास का भी हमारे पास यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आखिर जेनी अगर कल उस कार से बाहर नहीं निकली होती तो आज वह हम सभी के सामने यहाँ पर सच्चाई नहीं बता रही होती। जिसके बाद में तो यहाँ पर जाकर कंटिन्यूसली ग्रैंडपा से माफी मांगा था ताकि ग्रैंडपा उसे माफ कर एटलीस्ट फैमिली में तो रख ले, बिकॉज अगर आज वो फैमिली से निकल जाता है तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। एंड उसके साथ ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है, जाओ को यहाँ पर सिक्की की सजा मिलती है। जेनी वहां से अपना काम कंप्लीट करके जा रही थी जहाँ पर किम उसे थैंक यू बोल रहा था उसे अभी भी और पहले भी सेव करने के लिए। जेनी ओके बोल देती है एंड यहाँ पर किम फाइनली कन्फेस कर ही देता है जहाँ जेनी उसे बहुत पिटती है, ये कहते हुए कि ये बात तुम थोड़े समय पहले नहीं कर सकते थे, कब से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थैंक यू बोले जा रहे हो। किम कहने लग जाते कि मैं नर्वस था इसलिए नहीं बोल पाया, तुम भी तो बोल सकती थी। जेनी बोलते कि कैसा जमाना आ गया, लड़कों के काम भी अब यहाँ पर लड़कियों को करने पड़ेंगे तो स्कर्ट क्यों नहीं पहन लेते हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर जाता है फाइनली इन दी एंड यहाँ पर जेनी को अपनी खुद की फैमिली मिल ही जाती है, वो फैमिली जो कि यहाँ पर मिस्टर ली और मिसेस ली की होती है। जेनी का सपना यहाँ पर पूरा हो जाता है, वो किम से कहते कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर किसी रिच फैमिली की बेटी रहूंगी। किम कहता है कि वो लोग रिच नहीं है,
जेनी यहाँ पर हैरानी से देखती है एंड कहती है कि क्या ली नाम की कोई और फैमिली भी है। और वह सभी लोग यहाँ पर उस पर हंसने लग जाते हैं बिकॉज वो सचमुच एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। वही दूसरे यहाँ पर अब वो टीसी के साथ भी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी क्योंकि टीसी को उसका न्यू बॉयफ्रेंड बैन जब मिल चुका था। वो सभी लोग यहाँ पर क्लब में थे एंड किम उस समय आकर यहाँ पर जेनी को प्रपोज कर देता है एक रियल मैरिज के लिए, जिसके बाद में वो लोग फाइनली यहाँ पर जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं होता बिकॉज अब तो वो लोग यहाँ पर अपने ड्रीम कंप्लीट कर रहे होते। जेनी अपनी वो मीट कटिंग वाली चीज़ अभी भी कर रही थी जहाँ पर किम भी उसका साथ दे रहा होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर उनकी हैप्पी लाइफ फॉरएवर ऐसी बन जाती है और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।